So friends, we have initiated the new topic, that is the climatology, and the first chapter in the climatology is the atmosphere, its structure and composition. तो मित्रों, हम लोगों ने नई इकाई की शुरुआत की है अपने सिलेबस में, जलवायु विज्ञान, जिसका जो पहला फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम लोग कह रहे हैं वायुमंडल, उसका संगठन और उसकी संरचना। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बात की थी। कहा था अर्थ सरफेस पर अगर हम सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ें तो जो पहली लेयर हमें मिलती है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, और इसके ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, और मीजोस्फियर मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम बाह्य मंडल अर्थात एक्सोस्फियर कहते हैं। और ये तो हो गई हमारी पृथ्वी की सतह। और सतह से ऊपर अगर हम जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर की जो ऊपरी हद है, जिसे हम ऊपरी सीमा कह सकते हैं, उसका नाम रखा ट्रोपोपॉस, यानी क्षोभ सीमा। यहां पहुंच करके क्षोभ मंडल समाप्त, और अब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल की शुरुआत होगी। तो ऐसे ही अब जब स्ट्रेटोस्फियर की हद समाप्त होगी, यानी अब इसके बाद मध्य मंडल आना है, तो उसका नाम भी समताप सीमा हो जाएगा, यानी स्ट्रेटोपॉस। इसे याद रखना बहुत आसान है। जो भी स्फीयर है तो उस स्फीयर में अगर हम, जैसे स्ट्रेटो स्फीयर है तो स्फीयर में हम स्फीयर हटा दें और पॉस लिख दें तो मतलब उसकी अपर लिमिट हो गई। तो दिस इज द स्ट्रेटोपॉस। तो पॉस को सीमा कहेंगे, यानी अब ये हो जाएगा समताप सीमा। और ऊपर जाएंगे तो ये मीजोपॉस यानी मध्य सीमा। देन आयनोपॉस यानी आयन सीमा, मध्य सीमा। इतना सब हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। यानी जब क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा। ये सभी आप इनकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख चुके हैं। इनके बारे में हमने कहा था कि अगर हम ऊपर बढ़ें, हाइट अगर बढ़ती है, एच हाइट बढ़ती है, तो प्रेशर पी घटता है। अगर हाइट बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा है। उसी तरीके से डेंसिटी डी घटती है। लेकिन जब बात आती है टेम्परेचर की, तो पूरे में टेम्परेचर का जो परिवर्तन है वो एक समान नहीं है। तो जब हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में है तो टेम्परेचर घटता है। स्ट्रेटोस्फियर की शुरुआत में न घटता है न बढ़ता है, ऊंचाई के साथ लगभग स्थिर है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी हिस्से में आते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा है जो यहाँ पर हीट को रोक रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो सीधी सी बात है कि कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द ओजोन लेयर। इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन लेयर का अपना घर कहाँ है, वो साहब स्ट्रेटोस्फियर है। अब इसके बाद अब ये विशेषता है नहीं, तो अब जैसे ही हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर गिरता चला जाता है और मीजोपॉस पर पहुंच करके टेम्परेचर न्यूनतम हो जाता है, अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस। और अगर सैटेलाइट की रिपोर्ट माने, अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डेटा, दिस टेम्परेचर इज लोअर्ड अप टू -117, यानी 100 नहीं -170 डिग्री सेल्सियस तक ये गिर जाता है। अब जैसे ही इसके हम बाहर आए,
आयनोस्फीयर में अब ये टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। एक्सोस्फीयर में भी यही बढ़ने की ही प्रवृत्ति जारी रहती है। तो इन दो मंडलों को, किसको, आयन मंडल और कौन सा, बाह्य मंडल, क्या नाम रखा गया? यहां लगातार ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए इसे हम मिला करके ऊष्म मंडल या ताप मंडल, ऊष्म को सुना होगा, ऊष्मा को क्या बोलते हैं, थर्मा या थर्मो, तो दिस इज द थर्मोस्फीयर। तो कभी कभार हम लोग 5 परतें ना गिन करके 4 परतें गिनते हैं। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ऊष्म मंडल यानी थर्मोस्फीयर। और 4 पॉस। तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइनोपॉस कहाँ है, क्योंकि थर्मोपॉस जैसी कोई लिमिट नहीं है और ना कोई एक्सोपॉस लिमिट है, तो देयर इज नो अपर लिमिट, ऊपरी यहां पर कोई सीमा नहीं है, नो अपर लिमिट। इसलिए कहा जाता है वायुमंडल धीरे धीरे विरल होता हुआ निर्वात में विलीन हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक मैटर बिकम रेयर एंड स्लोली इट गेट चेंज इनटू द वैक्यूम। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां अगर हाइट देखी जाए तो जो हीट को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग हमें 100 किलोमीटर की हाइट तक मिलते हैं। 100 किलोमीटर हाइट के बाद अगर हम जाते हैं तो मैटर बहुत ही, पदार्थ यहाँ जो गैसेस वगैरह हैं वो बहुत ही विरल हो जाते हैं। यानी जब हम क्षोभ मंडल में हैं, यहाँ हमें बहुत घनी गैसें मिली, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, हमें और विरल गैसें मिली, हमें और विरल गैसें मिली। अब गैसों का यहाँ पर नितांत अभाव होने लगता है इन मंडलों में। इसलिए जहां आप सांस लेते हैं, यहां रहते हैं क्षोभ मंडल में, हम लोग यहां रहते हैं, ये हमने इंसान बना दिया, यहां टहल रहा है इंसान क्षोभ मंडल में, सतह पर, पृथ्वी सतह पर। तो अब इसकी जो घर कहां तक इंसान का हो सकता है, एक जैसा पदार्थ हमें मिल सकता है अप टू द हाइट ऑफ मैक्सिमम 88 किलोमीटर। तो इसी को हम होमोस्फीयर कहते हैं। बहुत एक बेहतर शब्द आया, कौन सा शब्द आया? होमोस्फीयर। और इसके बाद अब जो बच गया ऊपर, जो भी वायुमंडल का हिस्सा बचा 88 किलोमीटर के ऊपर, तो इसे हम हेट्रोस्फीयर कहेंगे, विषम मंडल। और ये हो गया होमोस्फीयर मीन्स सममंडल, यानी हम वायुमंडल की 5 परतों के बजाय 4 परतें भी कह सकते हैं। ऊपर वाली 2 को जोड़ के हमने ऊष्मा मंडल कहा, फिर हमने पूरे वायुमंडल को 2 बड़े भागों में भी हम बांट सकते हैं, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। क्लियर? तो अब 100 किलोमीटर वाला जो हमने यहाँ हाइट लिख रखी है, इसका मतलब कि यहाँ का मैटर बिल्कुल अलग है। अब 100 के ऊपर जो हाइट शुरू हो जाती है, इसे हम स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तो अगर कोई डिवाइस अगर आयन मंडल में हो या वायुमंडल में हो, तो हम यही कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने उस यंत्र या उपकरण को, उस डिवाइस या एपरेटस को, दे हैव प्लेस्ड इनटू द स्पेस, उन्होंने अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। तो किस ऊंचाई के बाद हम लोग अंतरिक्ष शब्द का संबोधन करते हैं? व्हेन वी यूज द टर्म द स्पेस आफ्टर अ पर्टिकुलर हाइट, एक विशेष ऊंचाई है जिसके बाद हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, उसे हम 100 किलोमीटर कहते हैं। यानी अब अगर बातचीत में भी कोई पूछ ले कि किस ऊंचाई से अंतरिक्ष प्रारंभ होता है, तो 10, 20, 50, 100,
200, अगर इस तरीके के आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आप ऑप्शन चुनेंगे 100 किलोमीटर। यानी पृथ्वी सतह से अगर हम 100 किलोमीटर बाहर चले जाएं तो इट मीन्स वी हैव एंटर्ड इनटू स्पेस। अगर हम 88 किलोमीटर की हाइट तक रहते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि हम होमोस्फीयर में हैं, सममंडल में हैं, और 88 किलोमीटर अगर क्रॉस हो गया तो हम हेट्रोस्फीयर में हैं। ये मोटी मोटी बातें, अब इसमें कई चीजें सामने फुटनोट लिखने के लिए बात आ गई, फिर हम लोग एक स्फीयर की बात करेंगे। तो यहाँ जो फुटनोट अब हमें लिखना है, हमने पूरी बातें आपको रिवाइज करा दी। पहला हम फुटनोट अगर लिखना चाहें यहां तो फर्स्ट फुटनोट आया, वो क्या आया कि साहब व्हाट इज थर्मोस्फीयर, ऊष्मा मंडल क्या है। अब आप लोग अपना पेन कागज उठा लीजिए, ऊष्मा मंडल। सो प्लीज पिक अप योर पेन एंड पेपर, राइट डाउन व्हाट इज द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, अब हम किसे कहते हैं थर्मोस्फीयर? द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का ऊपरी भाग, ऊष्मामंडल कहलाता है। द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर is called thermosphere। तो हमने वायुमंडल के किस हिस्से को थर्मोस्फीयर कहा है? सीधी सी बात है कि वायुमंडल का वह हिस्सा जिसमें टेम्परेचर ऊंचाई के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है। यह वायुमंडल का वह भाग है जिसमें ऊंचाई के साथ ऊंचाई जितना ऊपर जाएंगे हम सूर्य के निकट जाएंगे तो ऊंचाई के साथ तापमान लगातार बढ़ता है। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ रखा था तापमान लगातार कहाँ बढ़ता है, ये है आपका आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इसलिए आयन मंडल और हम बाह्य मंडल को संयुक्त रूप से ऊष्मा मंडल कहते हैं। इसलिए आयन मंडल तथा बाह्य मंडल को संयुक्त रूप से ऊष्ममंडल कहा जाता है। टेम्परेचर राइजेस steadily with height, so
The upper part of atmosphere is called thermosphere. So why we have used the word thermosphere? So what is the logic? After the name, after the word thermosphere, the temperature means therma rises steadily with the height. So this upper part of atmosphere is called thermosphere. अब हम लोग रिकॉल करते हैं इन विच लेयर द टेम्परेचर राइजेज स्टीडली. सो दीज आर द टू अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आइनोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. Ionosphere and thermosphere are collectively called ionosphere and exosphere, not thermosphere. Exosphere are collectively called thermosphere, but there is no thermopause. अब एग्जामिनर कभी भ्रम क्रिएट करेगा. देयर आर द 4 लेयर्स. Troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. And there are the 4 pores into atmosphere, namely the tropopause, stratopause, mesopause and thermopause. So statement 1 is correct, but there is no thermopause. लेकिन कोई thermopause नहीं है. There is ionopause instead of थर्मोपॉज. आइनोपॉज के बजाय यहां थर्मोपॉज के बजाय यहां आइनोपॉज है, आयन सीमा है. इट मीन्स देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. यानी कि आयन मंडल और बाह्य मंडल में कोई तो अंतर होगा. हमने अंतर किया है. अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. ये जो ग्राफ हमने रेड कलर का दिखाया है, यहाँ लेटा हुआ है, यानी कि बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं. इधर माइनस में टेम्परेचर है, इधर प्लस में है. तो अगर ये लाइन इधर की ओर झुक रही है, इट मीन्स टेम्परेचर आर राइजिंग very fast as they cross the ionosphere. Now the line is being more vertical than the its shape into ionosphere. तो अब यहाँ पर जो लाइन है वो आइनोस्फीयर के बजाय एक्सोस्फीयर में वर्टिकल होने लगी. यानी हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन बढ़ने की दर अब धीमी हो गई. So there is a little bit difference between the ionosphere and exosphere, and this difference is of what? Simple. This difference is of the density of the matter present into the ionosphere and exosphere. आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में जो पदार्थ उपस्थित है उसके घनत्व में अंतर है. हम लोग देख रहे थे कि लगातार ऊंचाई बढ़ने पर डेंसिटी बहुत तेजी से गिरती है, और आइनोपॉस जो है वो अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊपर है ये. और 400 के बाद बढ़ेंगे तो नेग्लिजिबल यहाँ डेंसिटी, नेग्लिजिबल प्रेशर. तो सनरेज तो बहुत तेजी से ऊपर से आती हैं, लेकिन इनको यहां रोकने वाला कोई नहीं है. एक्सोस्फीयर में मैटर इज प्रेजेंट इनटू वेरी ट्रेस एंड ट्रेस अमाउंट. सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में यहां पदार्थ उपस्थित है. यानी अगर ऊपर से पैसे गिरे लेकिन नीचे हाथ ना हो तो वो किसको मिलेंगे? कोई बहुत एक आध कभी कोई हाथ पहुंच जाए तो बस उसी के हाथ में कुछ करेंसी यानी कि इंसुलेशन मिल जाएगा. एज द हाइट डिक्रीजेस
Now the recipient of the insolation means the solar currency are more. और जैसे ही ऊंचाई कम होती जाती है, भीड़ ज्यादा है, अब जितना पैसा गिरेगा वो लोगों के हाथ में, यानी इंसोलेशन ज्यादा कैच होगा. इसीलिए so this is the difference of the density. The rise of temperature rate becomes slow into exosphere. But noteworthy point is that temperature still rises. टेम्परेचर घटता नहीं है. देयर इज नो साइन ऑफ द डिमिनिशिंग. यहां घटने का कोई निशान नहीं है, बस रेट स्लो हो जाती है. सो इन कंपेरिजन टू एक्सोस्फीयर द रेट ऑफ टेम्परेचर राइज इज मोर इनटू ionosphere. The simple logic is of the what? That is the density difference between the exosphere and ionosphere. Ionospheres have relatively more density, more recipient molecule and ions of the इनकमिंग सोलर रेडिएशन. सूर्य से आने वाली विकिरण या किरणों को धारण करने के ग्राहक यानी मैटर वहां ज्यादा है. ज्यादा होंगे तो गर्म भी बहुत होंगे, और अगर गर्म होंगे कहीं पर तो सीधी सी बात है कि हम लोग बेसिक साइंस में पढ़ते रहते हैं कि अगर किसी एटम को सिंपल, चाहे वो गैसियस स्टेट में ही क्यों ना हो, अगर हीट दी जाए तो वो एक्साइटेड हो जाता है एटम. एटम एक्साइट होकर के अपने इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है, अपने इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले ले या फेंक दे, सच टाइप ऑफ द एटॉमिक एंटिटी आर कॉल्ड द आयंस. उसी अगर कोई भी परमाणु या अणु यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या किसी से ले ले तो उसी पर उसको हम आयन कहते हैं. अगर छोड़ दिया है तो धन आयन यानी पॉजिटिव आयन, और अगर ले लिया है तो नेगेटिव आयन. इसीलिए जहां मैटर है आयनोस्फीयर में, वो मैटर इंसोलेशन से गर्म होकर के आयनों में बदल जाता है, और इसको हम आयन मंडल की संज्ञा देते हैं. क्लियर? कोई डाउट? तो जो शब्द हैं, अगर हम उन शब्दों को रटने के बजाय उनके अर्थ पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें प्री और मेंस, फाइनली इंटरव्यू तक की हल हो जाती है. सो वी हैव टू ब्रिंग सम स्लाइट चेंज इन आवर एटीट्यूड. हमें अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है. एटीट्यूड में रहना है, अधिकारी बनेंगे तो आप एटीट्यूड में तो रहेंगे, ये बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन लाना है जिससे कि जो ख्वाब देखा है वो पूरा हो जाए. बाकी आप लोग खूब अच्छे से एटीट्यूड में रहिए, नाक बहुत से कोड़ के रहिए, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो बात है थोड़ा करेंसी पर, मतलब हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व आफ्टर the class and after studying the class notes and the study material given by the institute. To day examine yourself by solving the previous year question papers. इसलिए दिन प्रतिदिन गत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास जरूर करो. चलिए, हम लोगों ने ऊष्ममंडल को डिफाइन किया, तो अब ऊष्ममंडल क्लियर हो गया. अब अगर कोई ये पूछता है कि तो अगर क्या दोनों एक ही जैसे हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द आयनोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर, क्या आयन मंडल और बाह्य मंडल में कोई अंतर है? यस, लिख लें. क्षोभ मंडल, सॉरी, आयन मंडल और बाह्य मंडल में आयन मंडल एवं बाह्य मंडल में घनत्व का अंतर पाया जाता है. घनत्व का अंतर पाया जाता है. तो क्या घनत्व के लिए शब्द हैं? लिख
there is a difference of density in the ionosphere and exosphere तो आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में घनत्व का अंतर है। क्या है? आयन मंडल में अति निम्न घनत्व तथा बाह्यमंडल में नगण्य घनत्व पाया जाता है। अति निम्न घनत्व तथा बाह्यमंडल में नगण्य घनत्व पाया जाता है। Ionosphere has very low density, but exosphere has negligible density, जिसे मेजर करना संभव नहीं है। इतना सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा वहां पर रहती है। Ionosphere has very low density of matter पदार्थ का घनत्व यहां बहुत कम है, बट एक्सोस्फीयर यानी आयन मंडल में हम नाप तो सकते हैं कि 0.000 इतना कम है, जीरो में जाते हैं पॉइंट के बाद, बट एक्सोस्फीयर हैज नेग्लिजिबल। सैटेलाइट भी नहीं माप पा रहे हैं, लेकिन है, बस सिर्फ इतना है कि मैटर है, बट इट इज वेरी रेयर लाइक द वैक्यूम। बट एक्सोस्फीयर हैज नेग्लिजिबल डेंसिटी, नगण्य घनत्व है। अब डेंसिटी से क्या हो गया? तो ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन देयर इज द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर। घनत्व में अंतर के कारण ताप वृद्धि दर में अंतर है। घनत्व में अंतर के कारण ताप वृद्धि दर में अंतर है। तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस डेंसिटी मतलब इंसुलेशन के यहाँ जो रेसिपिएंट हैं, जो ग्राहक हैं, वो काफी कम है। तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस देयर इज डिफरेंस इन rate of rise in temperature with height। तो वृद्धि दर किसके साथ है? ये ताप वृद्धि दर ऊंचाई के साथ यहां होती रहती है, विद
हाइट ये है, क्लियर। तो अब अगर कोई एक लाइन में पूछे, इतनी सारी बातें नहीं याद रखनी है कि आइनोस्फीयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है और एक्सोस्फीयर में बढ़ता है, लेकिन बढ़ने की दर धीमी होती है। तो फास्टेस्ट रेट ऑफ टेम्परेचर राइज इज फाउंड इन विच स्फीयर? दिस इज थर्मोस्फीयर। ऊंचाई के साथ सबसे तेजी से जहां तापमान बढ़ता है वो है आयन मंडल। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तीव्रतम ताप वृद्धि होती है। तीव्रतम ताप वृद्धि होती है। तो फास्टेस्ट राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस fastest rise in temperature takes place in ionosphere. तो ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है? तो फास्टेस्ट डिक्लाइन इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस कहां पर होता है? डिक्लाइन। तो डिक्लाइन आप लोगों को हमने बताया था, दैट इज मीजोस्फीयर। ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से तापमान गिरे तो मध्यमंडल, और ऊंचाई के साथ बड़ी तेजी से तापमान बढ़े तो आयन मंडल, अर्थात जो मीजोपॉस है। तो मीजोपॉस वहां ठीक दो विपरीत ताप विशेषताओं को अलग करने वाली लेयर है। आयनोपॉस में ताप बढ़ता है, एक में तेजी से एक में कम। मीजोपॉस को जान लिया। स्ट्रेटोपॉस में टेम्परेचर जो ट्रोपोस्फीयर में लगातार घट रहा था वो घटने की दर रुक जाती है और कुछ हाइट के लिए ये यूनिफॉर्म हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। आफ्टर दैट ये फिर बढ़ने लगता है। यानी जितने पॉस हैं, तो पॉस कब एक मंडल दूसरे मंडल में बदलता है? एक्चुअली इट इज द टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ द लेयर which makes the distinction among the layers into atmosphere। तो वायुमंडल की परतों के बीच जो हम अलगाव कर सकते हैं, विभेदन कर सकते हैं, वह विभेदन उन मंडलों की ताप विशेषता का है। हम घनत्व लगातार घटते हुए पाते हैं, हम दबाव यानी डेंसिटी ऑफ प्रेशर लगातार घटते हुए पाते हैं, लेकिन टेम्परेचर का जो नेचर है इट इज वेरिएबल लेयर टू लेयर। तापमान की जो अपनी परिवर्तन प्रवृत्ति है, नेचर ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, इट वेरीज लेयर टू लेयर। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, अभी तक ये नहीं पूछा गया है लेकिन पॉसिबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो सीमा शब्द है वायुमंडल में दो परतों के बीच, वो क्या बताता है? The word pause is used between the two layers of the atmosphere. यही क्वेश्चन बाकी रह गए हैं कमीशन को पूछने के लिए। यहां से वायुमंडल की परतों के बीच प्रयुक्त
शब्दावली पॉस यानी सीमा का अभिप्राय है फर्स्ट हमने ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन ए दिया, मान लो क्या अभिप्राय है, तो इंग्लिश में भी लिख लें, फिर लिखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉस used in between the two layers of the atmosphere? जैसे ट्रोपोपॉस और ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच स्ट्रेटोपॉस। इसका अर्थ क्या है? पॉस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चेंज इनटू डेंसिटी, बी चेंज इनटू प्रेशर, घनत्व में अंतर, दाब में अंतर या दबाव में अंतर, चेंज इनटू टेम्परेचर, ताप में अंतर, D change into nature of change into thermal nature, change into thermal nature, ताप प्रवृत्ति में अंतर। अब इसमें लोगों को तो चेंज इनटू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सब में बदलते हैं, प्रेशर भी सब में बदलते हैं, डेंसिटी भी सब में बदलती है, लेकिन अब इस शब्द को हम सटीक जिस विकल्प से चुनेंगे तो वो होगा कि एक का जो ताप के प्रति स्वभाव या प्रवृत्ति है घटने की है, तो एक की बढ़ने की है। तो किसी एक में कुछ समय घटना और कुछ ऊंचाई के बाद बढ़ना, इस तरीके की भी प्रवृत्ति हो सकती है। तो चेंज इनटू थर्मल नेचर ये ज्यादा सटीक शब्द है। तो कभी कभार एग्जामिनर टेस्ट करता है कि रियली द स्टूडेंट हैज ग्रास्प्ड द मीनिंग व्हिच हैज बीन सेड इनटू द टेक्स्ट। तो जो किताब या टेक्स्ट में जो कहा गया है, क्या विद्यार्थी ने वही समझा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बनते हैं। तो हम क्या टिक करेंगे? चेंज इनटू थर्मल नेचर। सो इट इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉस? दैट इज चेंज इनटू द थर्मल नेचर। कहीं रेट घटती है तो कहीं रेट बढ़ती है, कहीं टाइम। तो इस तरीके के सारे शब्दों को हम कहेंगे कि उनका अपना स्वभाव है, वो ताप स्वभाव है। जैसे इंडिविजुअल के लिए कहा जाता है कि किसी ने कहा उनसे आप कुछ भी कह दीजिए, वो मुस्कुराते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी आपने कहा या कहने की कोशिश की कि भड़क उठते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर रेट है वो बड़ा फास्ट होता है और आयन में बदल जाते हैं गुस्से में आकर के। अब बात आई, अब हम लोग एक शब्द और सीखते हैं कि जब आयन मंडल में इतना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है
तो फिर क्या स्थिति होती है कि वहां आयन उपस्थित है। अब आयन और चुंबक की कहानी आप लोग जानते हैं। आयन मीन्स उन पर चार्ज होगा, और जो चार्ज और मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम बात अर्थ की करें तो रोटेटिंग अर्थ, ये घूमती हुई धरती, इसके सेंटर में यहां पर क्या है, ये कोर। कोर में आप लोगों ने निफे पढ़ा था, निकेल आयरन, ये। और अगर ये मैग्नेट है यहां पर, और रोटेटिंग मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से मैग्नेटिक फोर्स अराइज होते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स अगर यहां पर बाह्य मंडल में ऊपर, यहां आयन मंडल में अगर हम कहें आयन तैर रहे हैं, आयनोस्फीयर में यहां पर अगर आयन्स फ्लोट कर रहे हैं, आयन अगर यहां तैर रहे हैं, तो इन आयनों को ये मैग्नेटिक फोर्स इधर उधर डिस्प्लेस कर देंगे। कहां डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो ये इधर हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल होगा, और इधर ये साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ऐसी जगह होगी जहां अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आयनों को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इट मीन्स यहां पर जो आयन होंगे वो उपस्थित रहेंगे। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द आयन्स इनटू आयनोस्फीयर जस्ट अबव द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहां नॉर्थ पोल था और यहां पर ये साउथ पोल था। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर हमें आयनों की उपस्थिति मिलेगी। अब अगर यहां सनरेज पहुंच जाए, और सनरेज नॉर्थ पोल तक कब पहुंचती है, इन द मंथ ऑफ द जून, जब सन इज वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब सन जब यहां पर है तो अब इसकी रेज यहां नॉर्थ पोल तक पहुंच जाती हैं। तो नॉर्थ पोल के ऊपर यहां के आयंस अब बहुत तेजी से, a bright sign can be seen. Same thing we can observe when the sun is at Tropic of Capricorn. और जब सूर्य मकर पर होगा तो ये सन की जो रेज होंगी यहां साउथ पोल तक पहुंचेंगी। तो एक तीव्र चमक हम जून के महीने में कहां पर देखेंगे, नॉर्थ पोल पर, जबकि दिसंबर के महीने में यही तीव्र चमक हमें साउथ पोल पर दिखाई देगी। अब जो नॉर्थ पोल पोलर रीजन है उसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट बोरियल क्षेत्र कहते चले आए हैं। और जब बोरियल क्षेत्र कहते चले आए हैं तो नॉर्थ पोलर रीजन के लिए जिस टर्म का यूज किया गया, चमक को ऑरोरा कहा गया। ऑरोरा, अरोरा जी नहीं, हाँ, AURORA, ऑरोरा, वो भी नॉर्थ पोल पर, तो बोरियल प्रदेश के ऊपर, दिस इज ऑरोरा बोरियालिस। और सदर्न पार्ट को ऑस्ट्रेलिस नाम से जानते हैं। तो दिसंबर में जो हमें दिखाई देगा वो होगा, ऑरोरा तो होगा, बट ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो अब हम लोगों ने दो शब्द सीखे, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो व्हाट इज द ऑरोरा? तो ऑरोरा आर द शाइनिंग आयंस इनटू अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर जस्ट अबव द पोल। पोल के ऊपर, ध्रुव के ऊपर चमकदार आयनों की उपस्थिति ही क्या कही जाती है? ऑरोरा कही जाती है। क्लियर? अब ऊपर मंडल में जहां आयन उपस्थित हैं तो इट मीन्स वो लेयर क्या होगी? आयनो स्फीयर, यानी वो आयन मंडल होगा।
ऑरोरा किस मंडल में मिलते हैं, ये बहुत पहले पूछा जाता था कि साहब आयन मंडल में, जवाब दे दिया, आपने रट लिया कि अब यही पूछेंगे। लेकिन हमारा अपना सूत्र आप बार बार याद रखेंगे, जहां से पूछा जाता था वही पूछा जाएगा। कमीशन कहता है हम ही आएंगे, पहचान पाना तो पहचान लेना, क्योंकि भेष बदल कर आएंगे। क्लियर? कुछ नहीं बदला, बस क्या बदले हैं, नोट्स की लाइनें बदली हैं। अब अगर ये उन्होंने प्रश्न बना दिया कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑरोरा बनते हैं, उनके लिए उत्तरदायी प्राकृतिक शक्तियां कौन सी हैं, विच आर द नेचुरल फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑरोरा इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द पोल, पोल के ठीक ऊपर। तो अब ऑप्शन में उन्होंने देना शुरू कर दिया, इट इज द अर्थ रोटेशन, इट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म, इट इज द इंसोलेशन। क्लियर? अब लोग कहेंगे आयन मंडल में बनता था, हम इतना जानते हैं, अब इन शब्दों से हमें क्या लेना देना कि ये क्या आ रहा है। लेकिन जो अगले क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमें उनका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है और केवल हमने जीके की तरह उसे पढ़ रखा है, तो हम जीके ही पढ़ रहे होते हैं, हम टीसीएस का या आईएएस का जीएस नहीं पढ़ रहे होते। ऐसे कई अंतर हैं, लेकिन उन अंतरों में जहां हम आपको जोर देना चाह रहे हैं कि बड़ा अंतर क्या है जीके और जीएस का, कि जो चीज हमें बताई गई है हम उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी व्याख्या जरूर करें, उसके लॉजिक तक जरूर जाएं, क्योंकि हम आधुनिक समाज में हैं और किसी ने कह दिया और हमने ऐसे ही मान लिया बिना लॉजिक के, बिना उसके प्रमाण को पता किए, तो साहब हम मध्यकाल में हैं। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, ये सब ऐसे फर्मेंट्स हैं, ऐसी खुशबुएं हैं जो कि हमें आधुनिक काल और लोकतंत्र में रखती है। और जब हम पर ये आधार बन जा, नहीं किसी बड़े ने कहा है आप मान लीजिए, बस वही ठीक है, बड़े ने कहा हम उसकी बात सुनेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, बट वी विल यूज आवर इंटेलेक्ट एंड डिस्क्रिशन पावर ऑल्सो। हम अपनी बुद्धिमत्ता यानी प्रज्ञा के साथ साथ हम अपने विवेक का भी उपयोग करेंगे। यही अंतर है। कपड़े आप कुछ भी पहनिए, उससे आप मॉडर्न हुए कि नहीं हुए वो हम नहीं जानते, हम इतना जरूर जानते हैं कि इफ यू आर गेटिंग द लॉजिकल पॉइंट एंड फॉलोइंग देम, you are modern. And if you are taking all the points and facts, these are the words of the sir, ये सर ने कह दिया है नहीं। इसीलिए जब आप लोगों में से कुछ लोग कभी हमारी फैक्ट क्रॉस चेक करते हैं, जैसे भूटान वाले पीक पर था तो उसे विकिपीडिया से चेक कर लिया, तो विकिपीडिया को हमने पहले ही दिन मना किया था। तो आपको भूटान गवर्नमेंट की साइट पर जाइए, वहां नहीं पकड़ पढ़ने में आया तो फिर और भी साइट्स होंगे, न्यूज़पेपर होंगे, वो बता देंगे कि साहब जो भूटान का जो ग्रेटर हिमालय तक रीच है, और चाइना मना करेगा कि भूटान बृहत हिमालय तक नहीं, क्योंकि बृहत हिमालय की चोटियां ही जब अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करती हैं तो उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो चीन तो हमारी मैकमोहन लाइन को ही नहीं मानता है, अर्थात ग्रेटर हिमालय की पीक्स को बाउंड्री लाइन नहीं मानता है, तो भूटान जैसे देश के लिए क्यों मानेगा। लेकिन जो हमारी जो पॉलिसी होगी हम लोग उस पर टिके रहेंगे। तो ऐसे तो K2 भी भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम रियलिटी में जाएं तो हमारी फौज K2 तक यानी कि गॉडविन ऑस्टिन तक नहीं पहुंचती। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है।
डेस्पाइट वी नो इट लाइज इनटू द पीओके। तो पीओके हमारे जो वो दिखाया जाता है उस पर भी हम क्लेम करते हैं। इसलिए हमारे संसद में पीओके से जो सांसद चुनकर आएगा उसके लिए भी सीट है। ये सारी चीजें समझते रहिए, और जब हम ही लोग अपना दावा छोड़ देंगे तो कोई और क्यों कहेगा। तो ऐसे ही भूटान के लोग अगर अपना दावा छोड़ देंगे काउला कांगरी पर, तो फिर उनके वो पीक पर क्लेम नहीं होगा। इसलिए ये चर्चा में रहता है, न चाहते तो वहां छोड़ देते। इतनी सारी हिमालय के पीक पड़े, काउला कांगरी को पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। क्लियर? तो हम लोग अपने कहां पर हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। तो जरा नोट्स पर क्या लिखा है, तो ऑरोरा। तो व्हाट इज ऑरोरा? ऑरोरा, AURORA, ऑरोरा। तो ऑरोरा क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखने वाली तीव्र चमक ऑरोरा कहलाती है। द ब्रिलियंट शाइन into upper part of the atmosphere is called aurora by the climatologist। तो जलवायु वैज्ञानिकों के द्वारा इसे ऑरोरा कहते हैं। तो ऑरोरा क्या बताता है? गर्म तप्त आयनों का संकेंद्रण। तो ऑरोरा इज विजिबल जस्ट अबव द पोल। ऑरोरा ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है। ध्रुव के कहा हमने, ध्रुवों नहीं कहा, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर एक साथ कभी नहीं दिखता। ऑरोरा ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है। ऑरोरा इज विजिबल above the pole ये है। तो कब किस पोल पर दिखता है? दोनों पोल पर एक साथ ऑरोरा नहीं दिखते। जून में उत्तरी ध्रुव पर और दिसंबर में दक्षिणी ध्रुव पर। ऑरोरा जून में उत्तरी ध्रुव पर तथा दिसंबर में दक्षिणी ध्रुव पर दिखता है। ऑरोरा is visible or is seen over
the North Pole in the zone, any summer of the northern hemisphere, while it is seen in December above the साउथ पोल। तो जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ये दिसंबर में दिखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे दोनों ध्रुवों पर सनलाइट एक साथ कभी नहीं पहुंचती। तो किसी ध्रुव पर सनलाइट कब पहुंचती है? व्हेन द सन इज वर्टिकल एट द ट्रॉपिक्स। तो अगर ट्रॉपिक्स पर सूर्य लंबवत हो जाता है तभी ये सनरेज पहुंच पाती है। इट इज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एट इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दोनों ध्रुव एक साथ सनरेज रिसीव नहीं कर पाते, और अगर ध्रुव के ऊपर सनरेज नहीं होंगी तो ना तो वायुमंडल गर्म होगा और ना ही आयन मंडल में जो मैटर होगा वो आयनों में तब्दील होगा, और ना ही पृथ्वी का चुंबकत्व वहां पर ऑरोरा बना पाएगा। तो ऑरोरा बनते हैं बिकॉज ऑफ द इंटेंस लाइट इनटू आयनोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर तो चारों ओर है धरती के, लेकिन पूरे आयनोस्फीयर पर एक साथ सनरेज नहीं पहुंच पाती। तो जहां पर आपने देखा होगा 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात, वो क्षेत्र है ध्रुव। तो 6 महीने के लिए जो आयनोस्फीयर ऑफ नॉर्थ पोल है ये रिसीव करेगा, और 6 महीने के लिए जो आयनोस्फीयर ऑफ साउथ पोल है वो इंसोलेशन रिसीव करेगा। इसीलिए ये अलग अलग समय पर हमें अलग अलग ऑरोरा के नाम से इनको हम जानते हैं। तो इसीलिए जब नॉर्थ पोल पर ऑरोरा दिखता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जब ऑरोरा साउथ पोल पर दिखता है तो नॉर्थ पोल पर जब का है तो ऑरोरा बोरियालिस, और जब साउथ पोल पर दिखता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है तो याद रहेगा ऑस्ट्रेलिस, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ऑरोरा visible above the north pole is called aurora borealis। उत्तरी ध्रुव के ऊपर अंतरिक्ष में, ये नहीं कि जमीन पर ध्रुव पर, हाँ, उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखने वाला ऑरोरा बोरियालिस, बोरियल से बना है, BOREALIS, ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अब आप कहेंगे लिपि, तो लिपि यहां हमने समझाने के लिए बोल दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे? ऑरोरा बोरियालिस। स्क्रिप्ट चेंज नहीं करते, शब्द ले लिया दूसरी भाषा का, लेकिन अपनी देवनागरी में ही लिख दिया, इसीलिए अब ये हिंदी का हो गया। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखने वाला ऑरोरा क्या है? ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखने वाला ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। ऑरोरा विजिबल above the North Pole called aurora borealis।
कब दिखता है ऑरोरा बोरियालिस? कब फॉर्म होगा? इन द मंथ ऑफ जून। दिसंबर में दिखने वाला, सॉरी, दक्षिणी ध्रुव पर दिखने वाला ऑरोरा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दिखने वाला ऑरोरा क्या कहा जाएगा? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो जब नॉर्थ पोल पर दिखे तो क्या हुआ? ऑरोरा बोरियालिस। कब फॉर्म होगा? ये जून में। और जब साउथ पोल पर दिखे तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कब फॉर्म होगा? दिसंबर में। तो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये कंसेप्ट हो गए। अब एडवांस क्वेश्चन इस पर बन सकता है, क्योंकि ये सबको पता है। जितना हम लोगों ने अभी लिखा है तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और सबको पता है, बस एक्सप्लेन कर लिया है। लेकिन एक्सप्लेन करने में जो बात समझ में आई है वो अब छितरनी नहीं चाहिए, वो हमारे नोट्स में हमारी पूंजी के रूप में उसे संचित रहना चाहिए। तो ऑरोरा के लिए अर्थ मैग्नेट, अर्थ रोटेशन और इंसोलेशन उत्तरदायी हैं। लिख लो। ऑरोरा निर्माण के लिए पृथ्वी का घूर्णन, कि अगर घूर्णन ना करता तो फिर ऑरोरा बिखर जाता, पूरे में रहता। पृथ्वी का घूर्णन पृथ्वी का चुंबकत्व, मैग्नेट ऑफ द अर्थ, और जो सबसे प्राइम चीज है जो ना पड़े तो ऑरोरा बन ही नहीं सकता है, सूर्य तप, इंसोलेशन। तो हाउ मेनी नेचुरल फोर्सेस और द पावर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरा? तो ऑरोरा के निर्माण के लिए जो हमारे फोर्सेस हैं, लिख लो। The natural factors for aurora formation कौन कौन से हैं? फर्स्ट, अर्थ रोटेशन। रोटेशन मीन्स अपने एक्सिस पे घूमना दूरी पर। सेकेंड, मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। अगर ये ना होता तो पोल पर ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस नहीं होता, और अगर सनरेज ना होती तो सब बेकार था। इट इज द इंसोलेशन, दिस वन। तो ये तीन बड़े फैक्टर हैं। तो यानी कि जिस पृथ्वी के आधे हिस्से में, आधा मीन्स अर्ध और गोला कहते हैं, तो उसे हम हेमी स्फीयर यानी गोलार्ध कहते हैं। तो जिस गोलार्ध में ऑरोरा दिखता है उसी गोलार्ध में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और जहां ग्रीष्म ऋतु होती है वहां दिन लंबे और रात छोटी होती है। तो ऑरोरा विजिबल अगर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर तो इट मीन्स सनशाइन पीरियड मीन्स डे आवर्स आर मोर देन द डार्क आवर्स मीन्स द नाइट, एंड दिस सीजन इज नोन एज द समर सीजन। और इसी को हम ग्रीष्म काल कहते हैं। तो एक बार ग्रीष्म काल उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और शेष 6 महीने वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरीके से
ऋतुएं बदलती रहती हैं, और ऋतुओं को बदलने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एट इट्स एक्सिस। वो बात हम लोग अभी इंसोलेशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना यहाँ हम लोगों ने ऑरोरा पर डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है, तो इन सब के पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वायुमंडल का, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। अब हम लोग आ जाएं, तो अब हेडिंग लिखते हैं, किसकी विशेषताएं लिखनी है? क्षोभ मंडल। तो अगर हम ट्रोपोस्फियर की विशेषता लिखना चाहें, तो व्हाट इज ट्रोपोस्फियर? The lowest layer of atmosphere with maximum mass of the एयर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें सर्वाधिक वायु द्रव्यमान निहित है, सबसे ज्यादा जो एयर मास है वो यही है, वायु द्रव्यमान निहित है। इसकी खासियत क्या है? तो अन्य मंडलों में भी हाइट के साथ घनत्व और दबाव घटते हैं, इसमें टेम्परेचर की खासियत है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरते हैं। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, और अगर प्रति किलोमीटर हाइट या प्रति मीटर हाइट या प्रति फुट हाइट पर अगर हम इस घटने वाले टेम्परेचर को व्यक्त करना शुरू कर दें, तो उसी को हम लैप्स रेट कहते हैं, ताप अवनमन दर कहते हैं। तो टेम्परेचर डिक्लाइंस with height in this sphere। ये हो गया। अब इसी दर को हम लोग लैप्स रेट जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वेदर फिनोमेना में, यहां नहीं, यहां बस सुन लेते। अब समताप मंडल, तो दूसरे पर थोड़ा नोट्स बना लें। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। इसकी अपनी क्या विशेषता हो गई? तो वैसे ये माना जाता है यहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती और लगभग एयर यूनिफॉर्म बनी रहती है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ बहुत कम है। लेकिन इसकी जो मूल विशेषता है, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। लिख लें, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन उपस्थित है, ओजोन परत। वो कैसे डिप्लीट होती है, कैसे ओजोन होल बनता है, वो आगे हम लोग पॉल्यूशन चैप्टर पर
इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। इसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो ओजोन का जो घनत्व है वो हमें 25 से 50 किलोमीटर के बीच ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए इस मंडल में 25 से 50 किलोमीटर के बीच ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तो कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को? ओजोन एक ऊष्मा सोसी, ऊष्मा को सोखने वाली, तो ओजोन निर्माण लिख दें तो ज्यादा सब बढ़िया रहेगा। ओजोन निर्माण एक ऊष्मा सोसी प्रक्रिया है। ओजोन फॉर्मेशन इज एंडो मीन्स अंदर आने वाली प्रक्रिया, जिसके अंदर क्या जाए? ऊष्मा। एंडोथर्मल प्रोसेस, यानी जब ऑक्सीजन के अणुओं से जब ओजोन बनती है, तो यहां शॉर्टकट में लिख दें कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेज की हीट को अवशोषित करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में बदल जाते हैं। और जब इन्होंने हीट को अपने अंदर रख लिया तो गर्म रहेंगे, और जब ये गर्म मॉलिक्यूल जिस हाइट पर उपस्थित होंगे तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जितना होना चाहिए एक सामान्य दर से। तो हम लोग कह रहे थे हाइट के हिसाब से टेम्परेचर गिरना चाहिए, तो वहां उतना गिरा हुआ नहीं होगा जितना कि हम लोगों ने अर्थ सरफेस से लैप्स रेट के हिसाब से, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से अनुमान लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस मंडल के ऊपरी भाग में तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। देख लें, यही कारण है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या होता रहता है? ओजोन का निर्माण। कारण है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई के साथ ताप वृद्धि होती है। अब मध्यमंडल, जिसमें ऊंचाई के साथ तीव्रता से तापमान गिरे, ये इसकी विशेषता है। मध्यमंडल मीजोस्फीयर, temperature declines rapidly in this layer, इस परत में तापमान तेजी से गिरता है। कब गिरता है? ऊंचाई बढ़ने पर। तो इस परत में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर तेजी से गिरता है, तीव्रता से गिरता है।
अब बात आती है आयनोस्फीयर की। आयन मंडल, अब इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तेजी से बढ़ता है। क्या विशेषता हो गई? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तेजी से बढ़ता है। ये इसकी विशेषता हो गई, इसकी आयनोस्फीयर की। तो टेम्परेचर राइजेज rapidly with rise in height। और इसी मंडल में आयनिक परतें हैं जिससे कि हमारे दूरदर्शन यानी रेडियो सिग्नल्स चलते हैं। टेम्पल्टन लेयर भी कहा जाता है। आयन मंडल की परतों को टेम्पल्टन लेयर, टेम्पल्टन परतें भी कहा जाता है। इसकी आगे जब जरूरत पड़ेगी तब इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर, क्योंकि बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया, फिर भी हम लोग किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर आर कॉल्ड टेम्पल्टन लेयर्स। इसी पर टेम्पल्टन लेयर का मतलब हो गया कि रेडियो सिग्नल्स का परावर्तन। देख लें, क्योंकि बिकॉज these layers can reflect मतलब वापस भेज देती हैं, reflect to the radio signals or frequency, radio signals of frequency towards Earth's surface। तो अर्थ से गए रेडियो स्टेशन से सिग्नल्स ऊपर, और हाइट से ये रिफ्लेक्ट हो गए ताकि ज्यादा एरिया में पहुंच सके। क्यों टेम्पल्टन कहते हैं, आकाशवाणी परत क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यही परतें रेडियो संकेतों को या आवृत्तियों को जो भेजी जाती है, यानी कि अपने आप आती कहीं से, तो को पृथ्वी सतह की ओर परावर्तित करती हैं। और जो एक्सोस्फीयर है वो इस तरह की कोई महत्वपूर्ण लक्षण इत्यादि को प्रदर्शित नहीं करता। अब हम लोग कल के लिए अपना टॉपिक लिख लेंगे। क्या होगा टॉपिक? वायु का संघटन, यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और द एयर। सो फॉर टुडे इट इज ओवर एंड थैंक यू।